स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। कृषि दर्शन में आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात होगी कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले देख लेते हैं विज्ञान और किसान। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे पपीते की व्यावसायिक खेती की, जिसमें विशेष तौर पर झारखंड के आदिवासी किसानों पर कृषि वैज्ञानिक फोकस कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में ये चलन है कि घर के पीछे खाली जमीन पर किसान आमतौर पर पपीते के पेड़ लगाते हैं, लेकिन अब इसे व्यावसायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है और कृषि वैज्ञानिक लगातार इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है, लेकिन शुरुआत में ही कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पपीता झारखंड के प्रमुख फसलों में गिना जाता है। राज्य में इनकी ज्यादातर खेती घरों के पीछे बने बगीचों में होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पपीता यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है और ये झारखंड के ग्रामीण जीवन में रचा बसा है। दिक्कत है, इन बगीचों में ज्यादातर बागवानी पुराने तरीकों से होती आ रही है। पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया है। आदिवासी किसानों को वैज्ञानिक तरीकों में पपीता बोना सिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2018-19 के दौरान गुमला, रांची और लोहरदग्गा जिलों में की गई है। यहाँ पपीते की खेती पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन किया गया। इस पहल को करने का श्रेय रांची स्थित कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र को जाता है। जनजातीय लोगों को जुटाने और उनसे संपर्क के लिए कृषि आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे एक गैर सरकारी संगठन का सहयोग मिला। वैज्ञानिकों का इरादा पपीते की खेती के जरिए जनजातीय किसानों की आय बढ़ाना था। किसानों से बातचीत के बाद 8 व्यापक प्रशिक्षण किए गए और शुरुआत में ही 1300 जनजातीय किसान प्रशिक्षण के लिए तैयार हो गए। प्रशिक्षण के लिए रेड लेडी, NSC 902 और रांची लोकल किस्मों को चुना गया। 600 से अधिक किसानों के खेतों में करीब 30,000 पौधे लगाए गए। इससे पहले किसान अकेली रांची लोकल किस्म ही उगा रहे थे, लेकिन इस तरीकों से सिर्फ 50 से 60% पौधे ही फसल दे पाते थे। बाकी के नर पौधों पर कोई फल नहीं लग पाता था। इसके समाधान के लिए किसानों के खेतों में हर गड्ढा 3 पौधे रोपे गए और फूलों की दीक्षा के बाद नर पौधों को हटा दिया गया। इस तकनीक ने गजब का काम किया और अब 80 से 90% पौधे फल देने लगे हैं। उत्पादन में भी 30 से 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में पपीता रिंग स्पॉट वायरस काफी नुकसान पहुंचा रहा था। इसकी रोकथाम के लिए रोग मुक्त किस्में बोई गयीं। साथ ही पपीते के खेत के पास कुकर बिट्स और सॉल्सन सब्जियों को बोना बंद किया गया, क्योंकि ये सब्जियां वायरस को आकर्षित करती हैं। इन उपायों से रिंग स्पॉट का खतरा 50 से 60% तक कम हो गया। इस तरह वैज्ञानिक तरीके अपनाकर जब किसानों ने पपीते के बाग लगाए तो उनकी आमदनी 1200 रुपए से बढ़कर 75 लाख रुपए तक पहुंच गई। इससे बहुत सारे किसान पपीते की वैज्ञानिक खेती की ओर प्रेरित हुए। जाहिर है, इससे रोपण सामग्री की मांग तेजी से बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों ने गुमला और लोहरदग्गा जिलों में करीब 16 प्रगतिशील किसानों को पपीते की बेहतर नर्सरी तैयार करने का प्रशिक्षण दिया। लॉकडाउन के दौरान नर्सरी से की गई अतिरिक्त आय किसानों के लिए वरदान साबित हुई। अच्छे परिणाम आए तो झारखंड सरकार ने राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जनजातीय किसानों के बीच पपीते की खेती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। उम्मीद की जा रही है कि नई तकनीक के कारण बड़ी आय प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर देगी। और अब आपको बताते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। जी हाँ, इसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि मौसम और महीने के हिसाब से आपको अपनी फसलों में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। मटर की फसल पर 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। इससे मटर की फलियों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। राजमा, सेम, टमाटर और मिर्च समेत रबी की फसलों में शाम के समय हल्की सिंचाई का कार्य करें।
पालक, धनिया और मेथी की बुआई भी इस माह कर सकते हैं। पत्तों की अच्छी बढ़वार के लिए 50 किलोग्राम यूरिया पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि दर्शन में कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। अब बात कर लेते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं पानीपत के किसान नरेंद्र सिंह से, जिन्होंने पशुपालन में विशेष योगदान दिया है और उनके इसी योगदान को सराहते हुए 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो आइए देखते हैं नरेंद्र सिंह की कामयाबी की कहानी कृषि स्टार्टअप में। पानीपत जिले के गांव डिडवाड़ी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहिवाल नस्ल को संरक्षित करने पर भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। नरेंद्र सिंह को बचपन से पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। शुरुआत से ही उनका ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में बीतता था। चूंकि वो किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी हैं, ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ पशुओं के हित में भी किया जाना चाहिए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने 10 पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरुआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। नरेंद्र सिंह को वर्ष 2013 व वर्ष 2015 में राष्ट्रीय अवार्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवार्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नरेंद्र सिंह के फार्म की खास बात यह है कि मुर्रा नस्ल की सुंदरता को देखने के लिए विदेशी भी यहाँ आते हैं। तभी तो कोलंबिया के राजकुमार समेत इनकी डेयरी का कई देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। इनकी मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में चैंपियन रह चुकी है। वहीं छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा। इन्हें खरीदने विदेशों से भी लोग आ चुके हैं। हालांकि इन पशुओं का दाम बढ़ चढ़ कर लगाया जा रहा है, पर फिलहाल इन्होंने इन्हें बेचने से मना कर दिया है। मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब 5 वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड, नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रहकर चैंपियन बनी व छोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है। पशुपालन सदा से फायदे का सौदा रहा है। अगर किसान नई तकनीकों और सूझबूझ से करें तो इस क्षेत्र में अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। साथ ही अपनी आय भी दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकता है। पशुपालक नरेंद्र सिंह का मानना है कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट कर दिया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कर लेते हैं फार्मिंग इंडिया की। कृषि के क्षेत्र में सुधार और कायाकल्प के मकसद से केंद्र सरकार की तरफ से 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं ताकि हमारे किसानों के सामने अपनी उपज बेचने के बेहतर विकल्प हों, कोई पाबंदी ना हो और साथ ही उनकी आय में वृद्धि हो सके। और क्या क्या अहम है इन 3 नए कानूनों में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। अभी तक क्या था कि किसान को अपना उत्पादन किया लेकिन उसको मंडी में ले जाकर जिसके पास लाइसेंस है उसी को बेचना पड़ा, तो ये उसको बेचने के लिए वो बाध्य होता था। और जब वो मंडी में लेके जाता था तो मंडी में भी उसको बहुत सारे टैक्स जो है उसको लग जाते थे, तो वो टैक्स के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी भाड़ा देना पड़ता था। जो टैक्स लग गया वो भी उसके खाते में जाता था, तो उसको जो है मैं ये कहूँगा कि जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता था। तो ये जो अधिनियम है, इन तीनों अधिनियम के आने से किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि किसान अपनी मर्जी का मालिक है। किसान जहां उसको उचित मूल्य मिलेगा वो उसको बेच सकता है। और इसमें क्या होगा कि ट्रेडर उसके खेत पर पे आकर के जो है उससे जो है खरीद के ले जाएगा और वहाँ पर जो है उसका जो है एक तरह से मोल भाव वो कर सकता है और बता सकता है कि मैं तो भैया इतने पर ही बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो वो अपने मूल्य स्वयं तय कर सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं कि एमएसपी डिक्लेयर हुई है और एमएसपी पर खरीदी भी शुरू हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमएसपी बंद हो जाएगा। एमएसपी पर खरीदी हो रही है और एमएसपी बढ़ाया है भारत सरकार ने इमीडिएटली जो है उस पर आप देखेंगे 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की बढ़ोतरी एमएसपी में की गई है। और बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं वो उसको प्रोक्योरमेंट करने लगे हैं, जो चाहे वो एफसी के माध्यम से अभी चावल का जो है एक तरह से पैडी का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है और साथ साथ में जो नेफिड के माध्यम से दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का भी जो है प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया किसानों को, ये रहेगा। दूसरा ये है कि किसान को जो मूल्य की बात करते हैं और क्वालिटी की बात करते हैं तो वो अपना मूल्य संवर्धन कर सकता है और अपना प्रोटेक्ट कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जैसे अभी भी बहुत सारे किसान हमारे कई तरह की फसलें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आपको मैं उदाहरण बता दूं कि हमारे देश से जो प्याज है, प्याज की जो डिहाइड्रेटेड प्याज है जिसको फ्लेक्स, उसको प्याज को सुखा करके जो है दूसरे देशों को भेजा जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो रहा है। टमाटर की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसका केचप बनता है और उसको प्रोसेसिंग करके बेचा जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो किसानों के साथ अनुबंध करके उसका उत्पादन कर रहे हैं। आलू को जो है आलू चिप्स बनाने के लिए अनुबंध के तहत जो है उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे और अनुबंध आएंगे और अनुबंध में क्या होता है कि किसान के लिए आमदनी बिल्कुल सुनिश्चित हो जाती है। वो अपना एक करार फिक्स कर लेते हैं कि मैं इस रेट पर उत्पादन करेंगे चाहे मंडी में कैसा भी रेट रहे, या फिर वो ये रहता है कि मंडी में जो रेट रहेगा उससे ऊपर ही जो है उसको बेचना पड़ेगा, उससे खरीदेगा वो जो जिससे भी करार करेगा। और ये करार इतना सिंपल है, जो अनुबंध है इसमें हमने किसान को नहीं बांधा गया है बल्कि जो ट्रेडर है उसको बांधा गया है कि वो कहीं भी जो है पीछे नहीं जा सकता। अगर किसान चाहे तो कभी पीछे हट सकता है लेकिन वो ट्रेडर जो है पीछे नहीं हट पाएगा और किसान का हित जो है पहले ध्यान में रखा जाएगा। तो ये एक बहुत ही मैं ये कहूँगा कि इसकी जो विशेषता है उससे किसानों के लिए एक मार्ग खुलेगा, रास्ता खुलेगा।
कृषि के क्षेत्र को गति देने के लिए साथ ही आर्थिक मदद के मकसद से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है। क्या विशेष है इसमें, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। खेती किसानी करते वक्त हमारे किसानों के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का कहीं से जवाब नहीं मिल पाता है, जिसके चलते कई बार उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए इस भाग में हम आपको ऐसे ही सवालों के जवाब देते हैं, विशेषज्ञों की राय होती है। आइए देखते हैं क्या है जवाब हमारे विशेषज्ञों के अलग अलग सवालों के। प्रश्न ले लेते हैं हम बलिया जिला उत्तर प्रदेश से प्रमोद कुमार शर्मा जी का। इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है और साथ ही खाद और बीज के लाइसेंस की जानकारी चाहते हैं। देखिए, खाद और बीज के लाइसेंस की जानकारी के लिए उनको जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनके ज़िले के, उनसे संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जो भी उसमें प्राविधान है उसकी वो जानकारी देंगे और जो आवश्यकताएं हैं, जो नियम हैं, उसकी जानकारी देने के बाद अपने आवेदन करके इस तरह का लाइसेंस ये प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है उपयुक्त स्थान वही है जहाँ पर इनको जाना चाहिए और बात करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आशा करते हैं प्रमोद जी आपके लिए जानकारी लाभकारी होगी। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, लेकिन अगर हम वहीं तिलहन की बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं, तो उसमें आज भी हम आयात के लिए निर्भर हैं। अभी हमारे साथ है बात करने के लिए सरसों में, ख़ासतौर से अगर हम तिलहन की बात करते हैं तो उसमें क्या देश की स्थिति है, कितना इंपोर्ट किया जा रहा है, कितना देश में उत्पादन हो रहा है, इस पर बात करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एडीजी डॉक्टर DK यादव जी। सर, अगर हम बात करते हैं तिलहन के, उसमें कितना सर हमारा देश की अभी क्या स्थिति है? तिलहन में आपने ठीक कहा कि हम अभी दूसरे देशों पर काफ़ी हद तक निर्भर हैं। जो हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट तिलहन की है वो लगभग 25 मिलियन टन की है, जिसमें से 10 मिलियन टन हम हमारे देश में पैदा करते हैं और लगभग 15 मिलियन टन जो खाद्य तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी की कीमत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ के आसपास है। उसके लिए अभी कुछ प्रयास भारत सरकार द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और उसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो बीज की उपलब्धता किसी भी फसल की, तो उसमें एक तिलहन मिशन अभी भारत सरकार शुरू करने जा रही है और उसी में हमने शुरुआत में सरसों में जो पर्टिकुलरली जो अच्छे बीजों की उपलब्धता के लिए इसी सीज़न में एक कदम उठाया
और दोनों विभागों ने मिलकर अभी पिछले वर्ष हमने सभी राज्यों के लिए जितनी भी 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक की सरसों की किस्में थी उनको को हमने चिन्हित किया और विभिन्न जो बैठकें करके विभिन्न राज्यों से उनके बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराई और उनका बीज जो है हमने विभिन्न राज्यों में जहाँ भी जिस एजेंसी के पास भी, चाहे वो एनएससी थी, स्टेट सीड कॉरपोरेशन था या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान से थे, उनके बीजों को हमने वहाँ से खरीदवाया कृषि विभाग से और किसानों के खेतों पर उनके डिमोन्स्ट्रेशन लार्ज स्केल में लगवाए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि भाई ये बीज ज़्यादा से ज़्यादा उच्च गुण पैदावार के बीज किसानों तक पहुँचे। उसी क्रम में इवन जो प्राइवेट सेक्टर के भी बीज थे, संकर बीज थे सरसों में, उनकी भी बीज की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और वो बीज भी किसानों को बांटे गए और उसमें जो हमारा टारगेट है इस बार के, पिछली बार हमारा 9.3 मिलियन टन जो सरसों का उत्पादन था उसको हम लगभग 1.5 मिलियन टन उत्पादन उसका पिछले वर्ष के तुलना में बढ़ाने का उसमें प्रयास किया जा रहा है ताकि हम देश को सरसों के क्षेत्र में और कुल मिलाकर तिलहनी जो खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकें। कृषि दर्शन में हर बार हम आपको कृषि संबंधी अलग अलग मोबाइल ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं। आज भी इसी सिलसिले में एक नई ऐप के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो आइए देखते हैं क्या विशेष है आज मोबाइल ऐप में। किसान सुविधा मोबाइल ऐप। किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाया गया है, जिससे खेती बाड़ी, बाजार भाव, मौसम, विक्रेता, कृषि विशेषज्ञ से सलाह और पौध संरक्षण आदि से संबंधित सारी जानकारी देश के किसानों को मिल सके। किसान मोबाइल से ही उच्च तकनीक से कृषि पद्धति सीख सकें, अपने खेती से संबंधित परेशानियों के लिए सीधे कृषि विशेषज्ञों से परामर्श ले सकें। हमारे किसानों को अपनी उपज का सही भाव मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो मंडी भाव पर नजर बनाए रखें। तो आइए दिखाते हैं मंडी भाव पर हमारी ये रिपोर्ट। गुजरात की जंबूसर मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1650 रुपए से 1850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजकोट मंडी में गेहूं का भाव 1650 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं का भाव 1680 रुपए से 1750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं बस्ती मंडी में इसका भाव 1670 रुपए से 1870 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हाथरस मंडी की बात करें तो यहाँ पे गेहूं का भाव 1600 रुपए से 1620 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। आइए अब देख लेते हैं ट्विटर प्लेट। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है nationalkrishidharshan@gmail.com। अभी के लिए इतना ही। कृषि दर्शन के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।